गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। आज हम 11th क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहले तो वर्गीकरण का इतिहास जानेंगे। तो सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? सबसे पहले वर्गीकरण किया था अरस्तु ने, जिन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जानते हैं। अरस्तु ने सबसे पहले वर्गीकरण किया था। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने जंतुओं और पौधों में विभाजित कर दिया था। जीवों को इन्होंने जंतुओं और पौधों में विभाजित कर दिया था। जंतुओं को भी इन्होंने दो कैटेगरी में बताया। एक वे जिनमें लाल रक्त पाया जाता है, कशेरुक पाए जाते हैं, तो उन्होंने इसको कहा एनायमा ग्रुप में रखा। और एक होता है एनायमा, जिनमें अकशेरुक जंतु पाए जाते हैं और इनमें लाल रक्त नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार से इन्होंने पौधों को चार भागों में डिवाइड किया: शाक, वृक्ष, झाड़ी और उपछुप। ठीक, इन्होंने पौधों को चार भागों में डिवाइड किया। जंतुओं को जो डिवाइड किया था वो था इनकी बुक हिस्टोरिया एनिमेलियम, और पौधों को डिवाइड किया गया हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक बुक में। तो सबसे पहले सर्वप्रथम वर्गीकरण पद्धति किसने दी थी? सर्वप्रथम वर्गीकरण पद्धति किसने दी थी? तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम वर्गीकरण पद्धति अरस्तु ने दी थी। तो अरस्तु ने क्या किया था? सर्वप्रथम अरस्तु ने कुछ साधारण बाह्य लक्षणों के आधार पर पौधों तथा जंतुओं को वर्गीकृत किया। ठीक, तो पौधों को शाक, झाड़ी तथा वृक्ष में, पौधों को किसमें वर्गीकृत किया? शाक, झाड़ी तथा वृक्ष में। और ये पौधों को वर्गीकरण करने की इनकी एक बुक थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। इन्होंने इसमें प्लांट्स की सारी स्पीशीज के बारे में वर्णन किया था। दूसरा है आपका जंतुओं। तो जंतुओं को कैसे किया था? एक वे जिनमें लाल रुधिर पाया जाता है, इन्हें दो एनायमा और एनायमा दो ग्रुप में वर्गीकृत किया था जंतुओं को। इनमें क्या होता है? एनायमा में लाल रुधिर पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है। एनायमा जो होता है, इनमें लाल रुधिर अब्सेंट होता है, लाल रुधिर अनुपस्थित होता है। इन्होंने इसको इस प्रकार से वर्गीकृत किया था। ये था आपका अरस्तु का जनरल क्लासिफिकेशन। इसके बाद अब आता है आपका वर्गीकरण की पद्धतियां। वर्गीकरण की कौन कौन सी इसमें पद्धतियां बताई गई थी? कौन कौन सी वर्गीकरण की पद्धतियां बताई गई थी? तो सबसे पहले तो है आपका जीवों का वर्गीकरण किस किसने किया था। तो जीवों की भिन्न भिन्न मानदंडों के अनुसार वर्गीकृत किया गया, लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया। तो सबसे पहला वर्गीकरण किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। इसके बाद आता है द्विजगत वर्गीकरण। द्विजगत वर्गीकरण पद्धति। द्विजगत वर्गीकरण पद्धति किसने दी थी? द्विजगत वर्गीकरण पद्धति दी थी कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने द्विजगत वर्गीकरण पद्धति दी थी।
कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। कैरोलस लिनियस ने इन्हें दो जगतों में डिवाइड किया। एक होते हैं प्लांटी और दूसरे हैं एनिमेलियन। या पादप जगत और जंतु जगत। तो द्विजगत वर्गीकरण पद्धति दो जगतों में डिवाइड किया गया था। इनमें इन्होंने पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया था। अब इसमें पादप जगत और जंतु जगत के क्या लक्षण बताए गए थे? इसमें पादप की विशेषताएं बताई गई थी कि सबसे पहले तो इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है और रिक्तिका इनमें उपस्थित होती है। क्लोरोफिल पाया जाता है। पादप जगत के जीवधारियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। अकार्बनिक पदार्थों की कोशिका में उपस्थिति होती है, यानी कोशिका में अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। चौथा है आपका इसमें उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संवेदी अंगों का अभाव होता है, यानी पादपों में ना आपके उत्सर्जन तंत्र पाए जाते हैं, ना तंत्रिका तंत्र, ना संवेदी अंग पाए जाते हैं। ये अपने भोजन का स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। पादप जो है अपने भोजन को स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। सक्रिय प्रचलन का अभाव होता है, इनमें गति नहीं होती है, लोकोमोशन नहीं होता है। बाह्य उद्दीपन हेतु बहुत धीमी प्रतिक्रिया होती है, यानी इनमें बाह्य उद्दीपन का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से इन्होंने जंतु जगत की विशेषताएं बताई थी। तो जंतु जगत में कोशिका भित्ति एवं रिक्तिका का अभाव होता है, यानी इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इनमें क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। इनमें सक्रिय प्रचलन पाया जाता है, यानी जंतु गति कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इनमें उत्सर्जन तंत्र, संवेदी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र भी पाए जाते हैं। संचित भोजन को ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में ये स्टोर करके रखते हैं। अकार्बनिक पदार्थों की कोशिका में अनुपस्थिति होती है। बाह्य उद्दीपन के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया होती है। इनमें क्या होता है? प्लांटी में बाह्य उद्दीपन के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया नहीं होती है और इनमें बाह्य उद्दीपन के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया होती है। ठीक, तो जो द्विजगत वर्गीकरण पद्धति में भी किसी वैज्ञानिक को आपत्तियां हुई थी। तो वो आपत्तियां हुई थी मतलब ऑब्जेक्शन लगाए गए थे कि नहीं, ये पद्धति सही नहीं है, कि प्लांट में ये नहीं रखना चाहिए, एनिमल्स में इनको नहीं रखना चाहिए। तो सबसे पहले था लिनियस द्वारा दिया गया वर्गीकरण पद्धति एक लंबे समय तक प्रयोग में रहा, यानी जो लिनियस ने पद्धति, ये वाली जो द्विजगत वर्गीकरण पद्धति बताई थी, ये काफी टाइम तक तो चलती रही, लेकिन बाद में कुछ निम्न श्रेणी के जीवों के संबंध में मिली अधिक जानकारी के अनुसार इस पद्धति को गलत ठहराया गया। तो सबसे पहला पॉइंट है आपके निम्न श्रेणी के जीवों जैसे युगलिना को आसानी से हम प्लांट या एनिमल में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक, उदाहरण युगलिना में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि पादप जगत का लक्षण है। बात तो सही है, युगलिना में आपका क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि पादप जगत का लक्षण है, लेकिन इसको युगलिना को पादप जगत में न रखकर इन्होंने क्या कर दिया था, इनको जंतुओं में रख दिया। क्यों? क्योंकि उनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, यानी ये गति कर सकते हैं। तो गति के आधार पर इन्होंने जंतुओं में इसको वर्गीकृत कर दिया था। दूसरा था आपका फंजाई को पादप जगत में सम्मिलित किया गया। फंजाई को भी इन्होंने पादप जगत में सम्मिलित किया था, कवक को, लेकिन कवकों में क्लोरोफिल का अभाव होता है, यानी इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और ये परपोषित भी होते हैं, ये दूसरे जीवों पर आश्रित रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ये भी गलत रहा। तीसरा था क्लेमाइडोमोनास को पादप जगत में सम्मिलित किया गया। क्लेमाइडोमोनास जो है पादप जगत में सम्मिलित किया गया है। क्यों? क्योंकि ये एक तो हरा शैवाल है जो सुपोषित एवं कोशिका भित्ति युक्त होता है।
ये सभी लक्षणों में पादपों के समान हैं, लेकिन इनमें फ्लैजिला का होना एवं गतिशील होना जंतुओं का लक्षण है, तो इसको भी गलत तरीके से रखा गया। लाइकेन जो है वो कवक एवं शैवाल का संयोग से बनते हैं। पादप एवं कवक की मध्य के लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन इन्हें पादप जगत में सम्मिलित करना उचित नहीं है। लाइकेन जो है वो कवक और शैवाल से बनते हैं, तो इनमें कवकों के और पादपों के लक्षण पाए जाते हैं। जीवाणु माइकोप्लाज्मा नीलहरित शैवाल को पादप जगत में सम्मिलित करना इस वर्गीकरण की सबसे बड़ी कमी है। इनको वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं कर सकते हैं, इसको हमको अलग से ग्रुप में डिवाइड करना पड़ता है, तो ये इस वर्गीकरण की सबसे महत्वपूर्ण कमी रही। ठीक, तो ये पद्धति अमान्य की गई। द्विजगत पद्धति में जीवों को यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, प्रकाश संश्लेषण करने वाले और प्रकाश संश्लेषण न करने वाले जीवों में वर्गीकृत नहीं किया गया। अतः इन जीवों के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। तो ये द्विजगत वर्गीकरण पद्धति थी, इसको भी वैज्ञानिकों द्वारा अमान्य किया गया। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे थॉट्स वो निकले, गलतियां पाई गई, बहुत सारी इसमें आपत्तियां लगाई गई थी वैज्ञानिकों द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। तो 5 जगत वर्गीकरण पद्धति जो थी वो विट्टेकर, R.H. विट्टेकर द्वारा 5 जगत का वर्गीकरण किया गया था। इसमें इन्होंने जीवधारियों को 5 जगत में विभाजित किया था। मुनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, 5 जगत में इन्होंने डिवाइड किया था। तो 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।